आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल। इस एक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एवं आयन चैनल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जितना हमको हवा लगता है इतना बड़ा कुछ है नहीं। सिर्फ इसमें दो फेस होती हैं, डीपोलराइजिंग फेस और रिपोलराइजिंग फेस। डीपोलराइजिंग फेस में क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव मतलब -70 मिली वोल्ट से कम होते 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 ये 30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, तब इसको कहते हैं हम लोग डीपोलराइजिंग फेस। दूसरा है रिपोलराइजिंग फेस। रिपोलराइजिंग फेस में क्या है कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस 30 मिली वोल्ट से वापस नीचे आ जाता है 70 मिली वोल्ट तक, उसको कहते हैं रिपोलराइजिंग फेस। बस ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, डीपोलराइजिंग फेस और रिपोलराइजिंग फेस। दो टाइप के वोल्टेज गेटेड आयन चैनल का भी मूवमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले जो चैनल ओपन होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, चैनल एक्टिवेट दोनों एक साथ होते हैं बट खुलता पहले ये है सोडियम आयन। ध्यान दीजिए, एक्टिवेट दोनों साथ में होते हैं बट सोडियम चैनल फास्ट खुलता है और पोटेशियम चैनल थोड़ा स्लो खुलता है। सोडियम चैनल खुलेगा तो करेगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब इनवर्ड, सेल के इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम आयन सेल के अंदर आएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव इनसाइड क्या करेगा, डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। पोटेशियम चैनल खुलेंगे, पोटेशियम चैनल से क्या होगा, रिपोलराइजेशन। पोटेशियम चैनल स्लोली खुलेंगे और डीपोलराइजेशन, जैसे सोडियम आयन अंदर आ रहे थे उसी तरीके से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे, जिससे कि सेल की इनसाइड की पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। इसको कहेंगे रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, बस ये दोनों इवेंट्स होते हैं और ये कंप्लीट इवेंट्स रहते हैं लगभग केवल 1 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डीपोलराइजिंग फेस में होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बड़े आराम से इन डायग्राम पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ बना लेना, ये वाई और एक्स एक्सिस पे आपको ये दिखा देना, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम इन मिली सेकेंड दिखा देना, राइट, और वाई एक्सिस पे आपको दिखाना है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट में। ठीक है, और इस तरीके से इसको -70 मिली वोल्ट, -55 मिली वोल्ट, 0 मिली वोल्ट और +30 मिली वोल्ट में आपको डिवाइड कर देना। इन पोटेंशियल के बारे में आपको बता दूं कि -70 मिली वोल्ट को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट को कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, राइट। अब होगा क्या इसमें, चलिए इन डायग्राम से इसको कोरिलेट करते हैं। ये डायग्राम और इन डायग्राम्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। देखिए, ये है हमारा न्यूरॉन या न्यूरोनल सेल, ये इसकी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही आयन का ट्रांसफ़र होगा, और आपको बताया गया था पिछले वीडियो में सारा खेल आयनिक ट्रांसफ़र का है। चलिए आइए मेम्ब्रेन को हम लोग एनलार्ज करके देखते हैं। दिस इज अवर न्यूरोनल मेम्ब्रेन, जिसके अक्रॉस आयंस का ट्रांसफ़र होना है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसी की वजह से चेंज होगी। ये हमारा ECF है, ये साइटोसोल या इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले होगा क्या कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल या मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल की वजह से सोडियम आयन अंदर अगर आते हैं, सोडियम आयन अगर अंदर आते हैं मतलब पॉजिटिव आयन अंदर आया। पॉजिटिव आयन अंदर आया तो मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव की तरफ भागेगा। -70 मिली वोल्ट को अगर पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए तो -60 मिली वोल्ट होगा, -50 मिली वोल्ट होगा, इस तरीके से होते होते पॉजिटिव तक पहुँच जाएगा। अब सपोज करिए कि -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इनसाइड सेल यहाँ पे, और वहाँ पर सोडियम आयन आते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल जो होगा थोड़ा सी चेंज होगा। हो सकता है -70 मिली वोल्ट से हो सकता है ये चला जाए -65 मिली वोल्ट, यहाँ तक जाएगा और फिर अपना वापस आ जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। फिर थोड़े से आयन अगर और आ जाते हैं तो फिर
थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे तक आ जाएगा। लेकिन अगर -55 मिली वोल्ट तक नहीं पहुंचते तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि माना कि सोडियम आयन थोड़े से ज़्यादा आ गए हमारी सेल के अंदर, तो ज़्यादा आ गए तो हो सकता है कि इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बढ़कर -55 मिली वोल्ट तक हो जाए। बढ़कर, ये देखिए संख्या कम है लेकिन घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेस नेगेटिव हो रहा है तो इसको बढ़ना कहेंगे। यहाँ तक पहुँच गया -55 मिली वोल्ट, जिसको कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या कर से मतलब क्या है कि -55 मिली वोल्ट पे आते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ऐसा क्या होगा -55 मिली वोल्ट पे कि एकदम ये सीधा शूटअप हो जाएगा। होता क्या है, -55 मिली वोल्ट पर, -55 मिली वोल्ट पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। वो सोडियम चैनल जो वोल्टेज के इफेक्ट में खुल जाते हैं। अब सोडियम चैनल खुलने का क्या मतलब है? सोडियम चैनल खुलने का मतलब है कि सोडियम की कंसंट्रेशन ECF में ज़्यादा है, वो सेल के अंदर आने लगेंगे, क्योंकि सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है। ECF में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ICF में या साइटोसोल में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ही चैनल या गेट खुलेंगे तुरंत ही अंदर की तरफ अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए भागेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन कम है तो चैनल खुलने पर ये तुरंत भागना शुरू कर देंगे। अगर ये अंदर आने लगते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि अगर ये अंदर आ रहे हैं तो क्या होगा। अंदर आने से, पॉजिटिव आयन के अंदर आने से जो इनसाइड सेल नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगी। -55 मिली वोल्ट पर होता ही है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गए। वोल्टेज गेटेड, अभी तो देखिए खुले हुए थे केवल लिगेंड गेटेड और मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल के खुलने से, बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं तो होगा क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस सेल के अंदर आने लगेंगे, न्यूरॉन सेल के अंदर आने लगेंगे। 20,000 सोडियम आयंस अंदर आ गए। ठीक है, होगा क्या उस वजह से, एकदम पोटेंशियल चेंज होगा, सीधा शूटअप करेगा एकदम। ठीक है, सीधे ऊपर की तरफ भागेगा 30 मिली वोल्ट तक। ध्यान दीजिए, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो -70 मिली वोल्ट है, इससे जब पोटेंशियल चेंज होके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ना केवल सोडियम आयन अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, पोटेशियम आयन भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है हमारा -55 मिली वोल्ट, इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे सोडियम चैनल के साथ साथ पोटेशियम चैनल्स भी खुल जाते हैं। लेकिन पोटेशियम चैनल के खुलने की स्पीड काफ़ी कम होती है, इसीलिए जब तक ये पूरा इफेक्ट ऊपर तक पहुंचा देते हैं सोडियम आयन अपना पहुंचकर, तब तक ये पोटेशियम आयन धीरे धीरे खुलते हैं। पोटेशियम आयन धीरे धीरे खुलते हैं तो क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन साइटोसोल में ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है, तो ये अपने डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भागना शुरू कर देंगे ECF की तरफ। जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ ज़्यादा खूब मात्रा में जाना शुरू कर दिया, इसका मतलब वापस जो पोटेंशियल है नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, नेगेटिव की तरफ शुरू कर देगी। अब जितना स्लोली ये खोलते हैं उतना स्लोली ही ये बंद भी होते हैं, तो होगा क्या, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से नीचे इतने बाहर चले जाते हैं कि जो इनसाइड नेगेटिविटी है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी कम हो जाती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आते हैं। जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज़्यादा नीचे चला गया, ज़्यादा नेगेटिव चला गया, इसको कहते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजिंग फेज। आफ्टर हाइपर पोलराइजिंग फेज, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब ये कंप्लीट हमारा एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है,
डीपोलराइजिंग फेस में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो लेस नेगेटिव होती है और पॉजिटिव हो जाती है, राइट। विथ रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, कोई भी ऐसा स्टिमुलस, बाहर का कोई स्टिमुलस, जैसे किसी ने टच किया, न्यूरोट्रांसमीटर आया, तो क्या होगा, मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल और लिगेंड गेटेड आयन चैनल खुलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकली गेटेड और लिगेंड गेटेड आयन चैनल खुलेंगे। चैनल खुल गया, अगर चैनल खुल गए यानी कि ये अब सोडियम आयन कहाँ भागेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, इसलिए इनको मौका मिल गया चैनल खुलते ही, और ये सेल के अंदर आने लगेंगे। सेल के अंदर आने लगेंगे सोडियम आयंस, तो होगा क्या कि जो सेल के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, तो पॉजिटिव आयन के अंदर आने से ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे, -60 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट। जैसे ही ये -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है, तुरंत ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, बहुत सारे चैनल होते हैं, और खुलते ही क्या होगा, ह्यूज नंबर ऑफ सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे, और पोटेंशियल जो होगी, इनसाइड पोटेंशियल होगी, वो हो जाएगी 30 मिलीवोल्ट, और इसको कहेंगे हम लोग डीपोलराइजिंग फेस। अब जो सोडियम आयन जो पोटेशियम चैनल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे खुले थे, धीरे धीरे एक्टिव हुए थे, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो धीरे धीरे खुलने से क्या होगा, पोटेशियम चैनल अगर खुल जाते हैं तो जो सेल के अंदर पोटेशियम है वो बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि बाहर होती है पोटेशियम की कमी, तो ये अपने कंसंट्रेशन मेंटेन के लिए बाहर भागते हैं। पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो एक तरीके से हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर जा रहा है। जब पॉजिटिव आयन बाहर चला जाएगा तो सेल के अंदर फिर वापस नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी वक्त क्या होता है कि जो एक्टिव होते हैं सोडियम चैनल्स वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, और पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से पोटेशियम आयन बाहर से आने लगते हैं अंदर। अब सोडियम आयन अंदर आ नहीं रहे हैं, ठीक है, ये अंदर आ नहीं रहे हैं, पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, तो सेल के अंदर पोटेंशियल वापस 70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। दिस इज रीपोलराइजिंग फेज, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एक्शन पोटेंशियल। बस इतना ही है जिससे सब लोग इतना डरते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है कि मान लीजिए जो चैनल धीरे धीरे खुलेगा वो धीरे धीरे बंद भी होगा, तो होगा क्या कि ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 मिलीवोल्ट, यहाँ जाके रुक जाना चाहिए। तो कोशिश तो करता भाई रुकने की, लेकिन धीरे धीरे चैनल बंद होता है, तो ये पोटेशियम ज़्यादा बाहर ले जाते हैं, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, लगभग -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रिस्टोर हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट है आपका एक्शन पोटेंशियल के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप आयनिक मूवमेंट और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जरूर समझें कि आयनिक मूवमेंट कैसे होता है और क्यों होता है। बिना उसके आप आयनिक मूवमेंट नहीं समझ पाएंगे, और फिर ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।